Okay, so good evening everyone. Let's start our class today. Okay, तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सुपर पोजिशन समझने का ट्राई किया था, है ना। सुपर पोजिशन हमने स्टार्ट किया था, उससे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेव ऑप्टिक्स हमने पढ़ी है, अभी थोड़ी बहुत स्टार्ट करी है वेव ऑप्टिक्स। तो हमने वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या सीखा है बच्चों कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल है या रे है ना। अभी तक हमको वेव का तो आइडिया ही नहीं था। ठीक है, अभी तक मतलब वेव ऑप्टिक्स जब डिस्कवर होना चालू हुआ, वेव ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों ने डिस्कवर करी, है ना। लाइट के बारे में, वेव्स के बारे में कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, वेव है ना, क्या है। उस चीज को लोगों ने स्टडी करना चालू किया। तो आज हम एक बहुत ही प्यारी सी चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। सुपर पोजिशन के बाद में इंटरफेरेंस का पार्ट है। तो इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा फिनोमेना था, गुड इवनिंग जानवी, जिसके थ्रू हमें पता चला कि ये जो लाइट है ना, जैसा कि न्यूटन सर बताते हैं हमारे, ये कोई कॉर्पसल्स वगैरह नहीं है। अरे कॉर्पसल थ्योरी किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी ना। यस सर। याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा पुरानी क्लास यस का? सर। यस सर। हाँ, तो न्यूटन भैया तो बोल के चले गए कि भाई कॉर्पसल है ना, पार्टिकल है। कॉर्पसल मतलब टानी टानी पार्टिकल है, छोटे छोटे से, है ना, निक्के निक्के। लेकिन एक्चुअल में पार्टिकल थोड़ी होती है लाइट। पार्टिकल होती है क्या? नो सर। नहीं ना। यस अब वो सर। पार्टिकल की तरह बिहेव करती है या नहीं करती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक। बट जो हमने सीखा, जो हमने जाना, उससे हमें ये समझ में आ गया कि कोई केवल पार्टिकल तो नहीं है ना। दैट इज डेफिनेटली अ वेव। इट हैज टू बी एन अ वेव, बिकॉज इफ इट इज नॉट अ वेव तो वो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी जिस हिसाब से वो ट्रैवल कर रही है। दूसरा, जो वो करेक्टरिस्टिक शो कर रही है, जैसे कि इंटरफेरेंस। सबसे पहले हमें पता चला कि इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था साइंस में, फिजिक्स में, है ना, हमारी जिंदगी में। क्योंकि लाइट, अगर हम लाइट सब लोगों का ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लोग डॉक्टर हैं तो आप लाइट से वो रह जाएंगे, है ना, विचलित रह जाएंगे आप लोग। ऑब्वियसली डाइट के बारे में आप जानना भी जरूरी है आपका। और लाइट आपको दिखती भी है ना। दिखती है मतलब वैसे तो बड़ी आयरनिक स्टेटमेंट है, क्योंकि लाइट आपको हेल्प करती है देखने में, है ना। इट इज समथिंग विच इनेबल्स अस टू सी। सो द पॉइंट इज के एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था ये, बिकॉज इसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे चेंज कर दिए, है ना। हमारे थिंकिंग को, हमारे अजम्पशंस को बदल दिया काफी सारा। क्योंकि जब लाइट वेव है ये पता चला लोगों को, तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने चालू किए। और जब एक्सपेरिमेंट किए तो उनको काफी ज्यादा पता चलने लगा जो फिनोमेनाज हो रहे थे उनके बारे में, कि ये क्यों हो रहा है। और जब उनको वो पता चला तो फिर उन्होंने उसकी हेल्प से काफी सारी ऐसी थ्योरीज डिजाइन करी, है ना, डिराइव करी, इन्वेंट करी, डिस्कवर करी, जिससे कि आप आज और मैं बहुत सारी चीजें यूज कर पाते हैं, है ना। जिससे टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, ऑलमोस्ट काफी ज्यादा ग्रोथ। आप उसको ही मतलब आपको देना चाहिए, है ना, उसको क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी हम इस बारे में बात करेंगे, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे टॉपिक को, ताकि तुम्हें समझ में आए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ऐसे, इनमें थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है और थोड़े डिफिकल्ट ज्यादा लगते हैं ये टॉपिक। और जब ये डिफिकल्ट लगने लगते हैं ना, तो फिर हम इन्हें छोड़ने लगते हैं। तो मैं इसलिए ये सब बातें बोल रहा हूँ पहले से, ताकि आप इनको थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, और क्वेश्चन सॉल्व करो क्लास से जाने के बाद, ताकि ये टॉपिक आपके वीक नहीं रहे, इनफैक्ट स्ट्रांग हो जाए, है ना। चालू करें भाई? यस सर। यस सर। कूल। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, बताइएगा मुझे आपको दिख रही है या नहीं। हाँ भाई, विजिबल है, विजिबल, विजिबल। वेरी वेरी विजिबल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि वेव ऑप्टिक्स किस बारे में है ना। जो भी वेव्स हैं उनकी स्टडी हम कर रहे हैं बेसिकली इसमें। और ऑप्टिक्स वर्ड अगर ऐड हो जाता है तो हम लाइट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं बेसिकली, मेनली, है ना। नॉट नेसेसरीली हम कंप्लीटली लाइट की बात करेंगे, हम बीच में वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग की भी बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको शायद बताया भी था, एक स्ट्रिंग पे अगर आप ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो उस पर एक वेव बनती है, बनती है। गुड इवनिंग सर। यस सर। यस सर। गुड इवनिंग रानी। तो ये जो वेव्स होती हैं दोनों, जब ये किसी पॉइंट पे मिलती है तो क्या होता है उस दोनों वेव्स का? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, है ना, इंटरफेरेंस
एक ही बात है, हम थोड़ा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ना आवाज आ रही है ना स्क्रीन विजिबल है। एम आई ऑडिबल बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी फॉर द डिस्कनेक्शन, एक्चुअली मेरा इंटरनेट एकदम से कट ऑफ हो गया था, तो आई गॉट डिस्कनेक्टेड। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को, Yes, यस sir. सर। Yes, है ना? sir. अभी आ रही है ना? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है उस बारे में। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। Yes, sir. ओके, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइज। Yes, sir. ओके, चालू करते हैं यार। तो हम बात कर रहे थे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, ठीक है। तो उससे पहले हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको आप सीरियसली लें और 2024 के क्वेश्चन सबसे पहले आप सॉल्व करें, ताकि आपको रियलाइज हो कि टॉपिक में से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो भाई हमने लास्ट क्लास में बात करी थी सुपर पोजिशन के बारे में। क्या बात कर रहे थे हम? कि दो वेव्स Superposition. अगर किसी पॉइंट पे मिलती है तो उनका सुपर पोजिशन होता है, राइट। Yes, sir. Yes, तो अगर किसी पॉइंट पे वो मिल रही है तो उस पॉइंट पे बेटा उसकी दो वेव्स जो मिल रही है उनकी एट्रीब्यूट्स में भी तो चेंज आएगा। जैसे कि मान लो एक का एम्पलीट्यूड A1 है और एक का A2 है, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट बनेगा ना इन दोनों का, जब ये मिलेंगे सुपरपोज sir. होंगे, Yes, sir. है ना। अच्छा, दो वेव्स के अगर हम लाइट की बात कर ले, तो अगर उनके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आता है तो उनकी इंटेंसिटी में डिफरेंस आता है, क्योंकि हमने ये बात करी हुई है कि एम्पलीट्यूड डिफाइन करता है Yes, इंटेंसिटी को, है ना। अच्छा, किसी लाइट की इंटेंसिटी में अगर चेंज आएगा, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ गई, अब ये तो बिल्कुल वैसी बात होगी ना, अगर बिल्कुल आसान भाषा में बात करें, है ना, लेमन लैंग्वेज में, तो तुमने एक बल्ब जला रखा है एक तरफ, तो है ना, दो, और एक फिर उसके साथ तुमने एक और बल्ब जला दिया, दो बल्ब जला दिए कमरे में, तो रोशनी तो बढ़ेगी ना बेटा, ब्राइटर होगा ना आपका रूम थोड़ा, yes, sir. है ना। तो ऐसा ऑब्वियसली तभी हो सकता है जब जो एक जो लाइट बल्ब है उससे जो लाइट वेव्स निकल रही है और दूसरी लाइट वेव्स जो निकल रही है उनसे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी में, रिजल्टेंट इंटेंसिटी में डिफरेंस आए, राइट। कोई ना कोई चेंज तो आना चाहिए ना, मे बी ब्राइट ज्यादा हो रही होगी किसी जगह पे, हो सकता है कि अगर आप देखो तो आपको नोटिसेबल नहीं रहेगा पहली बात। अगर नोटिसेबल रहता ऐसे, अगर नोटिसेबल रहता ऐसे कि भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इंटरफेरेंस होता है, किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव होता है, किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव होता है, किसी जगह पे ब्राइटर हो जाता है, किसी जगह पे डार्कर हो जाता है ना। डार्कर से मतलब रिलेटिवली कम इंटेंसिटी हो जाती है, ठीक है। अगर ये हमें नेकेड आई से पता चल जाता
तो हम पहले ही नहीं इसको कंक्लूड कर देते, इतना वेट क्यों करते हैं हम, है ना, इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स क्यों होते। तो थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो आए और उन्होंने पूरे फिजिक्स का, पूरी साइंस का गेम ही पलट दिया, है ना, सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। मतलब इतनी बड़ी डिस्कवरी उन्होंने करी ना, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि उस एक्सपेरिमेंट को आज तक, वैसे तो उस टाइम पे तो सराहा ही नहीं गया था, जब आए थे थॉमस यंग, तो उनकी बात को समझ ही नहीं पाए थे काफी लोग। जो लोग समझे थे उसके बेसिकली थोड़ा बहुत उनके बारे में लोगों ने बताया सबको, और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हुई। लेकिन कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट था वो, ये बाद में पता चला। अभी इस बारे में बात करेंगे खैर, पर अभी हम बात कर रहे हैं सुपर पोजिशन। कोई भी एक वेव है, मैं तुमको जितनी हो सकता है ना बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का ट्राई करूंगा, ताकि तुम सबके सब समझ में समझो इसको। अदरवाइज क्या है कि इसमें ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो कि आपको, या तो आपने सुने नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, और सुने होंगे तो शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल आसान भाषा में बात करने का ट्राई करूंगा। अपना बस ध्यान रखना है ना, क्लास में ध्यान बनाए रखना। अगर आप कंसंट्रेशन लूज कर दोगे तो ये टॉपिक इतना हलवा नहीं है बेटा, मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, इतना इजी टॉपिक नहीं, क्योंकि नई चीज है, ऐसा नहीं डिफिकल्ट है टॉपिक। दिक्कत ये कि नई चीज है। हर बार अभी तक जो तुम पढ़ रहे थे ना, वो तुम पहले से थोड़ा बहुत तुमने कुछ पढ़ा हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे तब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तब तुमको थोड़ा बहुत मैकेनिक्स पढ़ा हुआ था तुमने, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट हो जाता था। अब यहाँ पे भी एसएचएम रिलेट कर सकते हो आप। एसएचएम जो आप इक्वेशन लिखोगे वेव की, तो एसएचएम की इक्वेशन होती है वो, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट में तुमने फेज वगैरह पढ़े हुए हैं, तो तुमको थोड़ा समझ में आता है कि साइनोसोडल कर्व क्या होते हैं, साइनोसोडल वेव्स क्या होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कॉन्सेप्ट्स की बात करो तो वो नए। ठीक है, तो ट्राई करना कि आप कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुपर पोजिशन जो है वो तो हमें समझ में आ गया कि अगर दो वेव्स का सुपर पोजिशन हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों वेव्स को ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। है ना। अगर एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है डिस्प्लेसमेंट की, तो हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। बेसिकली दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम उसका रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं। पहले तो हम क्या कर रहे थे कि सब चीजों को सेम मान के चल रहे थे, याद आ रहा है? हम पाथ डिफरेंस हमने समझा था, फिर हमने फेज डिफरेंस समझा था, है ना। तो पहले हम सेम मान के चल रहे थे, अब हम मान के चल रहे हैं कि S1 और S2 दो सोर्सेज हैं बेटा, लाइट, है ना। दो सोर्सेज है वेव्स, जो कि प्रोग्रेसिव वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव मतलब वो कंटिन्यू करती है आगे। डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग इन स्पेस गिवन बाय y1 एंड y2। डिस्टर्बेंस हमने बात कर ली थी पहले, इसके पहले वाले लेक्चर में, क्या होता है ना। यस सर। किसी कुछ वेव्स जो होती हैं, उनके लिए वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्टर्बेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखोगे आप। साउंड वेव हो गई, उसके लिए क्या हो जाता है, प्रेशर। साउंड प्रेशर वेव्स हो जाती है ना, प्रेशर हो जाता है। प्रेशर की इक्वेशन लिखोगे P इक्वल्स टू P नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे करके कुछ लिखोगे, है ना। अच्छा, अगर आप बात करो लाइट की, तो उसके लिए फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में इक्वेशन आप लिख रहे हो सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, लाइट वेव्स। यस सर। तो कहीं ना कहीं हम सब चीजें सिमिलर ही है, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे तो डिस्टर्बेंस को लिख रहे हैं बेसिकली, है ना। डिस्टर्बेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, क्योंकि लाइट बेसिकली होता क्या है, ये डिस्टर्बेंस ही तो है। इट इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस, है ना। साउंड, लाइट, ये सब डिस्टर्बेंसेस ही तो है, राइट। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो सोर्सेज लिए S1 और S2, दोनों से हमने एक एक वेव मतलब समझने के लिए एक वेव को हमने स्टडी किया, है ना, कि एक एक वेव प्रोग्रेस हो रही है, आगे प्रोग्रेस हुई। अब अगर उनका डायरेक्शन अलग है, पैरेलल नहीं है, अगर तो पैरेलल मतलब एक्सट्रीमली पैरेलल नहीं है। और हमने तो ये भी पढ़ा है कि भाई वेव जो है वो वेव फ्रंट्स के रूप में क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। याद आ रहा है, वेव फ्रंट्स, यस सर। है ना। तो मान लो S1 और S2 दो पॉइंट सोर्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट्स बनेंगे ऐसे, यस सर। है ना, ऐसे वेव फ्रंट्स बनेंगे, है ना। तो ये तो किसी पॉइंट पे मिल सकते हैं ना बेटा, आगे ये देखो किसी पॉइंट पे मिल सकते हैं ये, है ना। तो हमने ऐसा पॉइंट कंसिडर कर लिया P पॉइंट। हमने क्या बोला कि भाई S1 और S2 से तुमने दो वेव्स निकाली, प्रोग्रेस करी, और कहीं P पॉइंट पे जाके उनका इंटरफेरेंस हो गया, है ना। P पॉइंट पे जाके उनका सुपरपोजिशन हो गया। अब सुपरपोजिशन अगर आपका हो रहा है P पॉइंट पे जाके, उस पॉइंट पे आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सुपरपोजिशन कैसे करोगे, कैसे लिखोगे इनका। क्या दोनों को ऐड करोगे आप y1 प्लस y2 को यस रिजल्टेंट निकालने के लिए?
Yes, sir. है ना? Yes, तो sir. हमने Yes, दोनों sir. को ऐड कर दिया, ठीक है, हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, y1 प्लस y2। अब हमने निकाला कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो आ जाएगा a, और ये इक्वेशन बनेगी कहीं ना कहीं साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई। अब ये डेल्टा फाई जो है इसको क्या बोलते Phase difference. Change in phase difference. हैं? फेज में डिफरेंस। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस पे। Path difference पे. और पाथ डिफरेंस हमें समझ में आता है क्योंकि पाथ डिफरेंस जैसा कि नाम सजेस्ट करता है बड़ा इजी है समझना। जैसे कि एक लाइट वेव यहाँ थी, एक ये थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो सॉरी एक सोर्स ये था, एक सोर्स ये था। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो सोर्स था ये कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा सा सामने जाके मिल रहा है और ये थोड़ा एंगल बनाते हुए इसके पास आके यहाँ मिल रहा है। तो इन दोनों का जो पाथ हुआ बच्चा, इन दोनों के पाथ में जो डिफरेंस होगा वही तो पाथ डिफरेंस होता है, राइट? Yes, sir. बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. Yes, है sir. ना? अब ये जो पाथ डिफरेंस होता है यही तुम्हारा क्या क्रिएट कर देता है, फेज डिफरेंस क्रिएट कर देता है ना? फेज में डिफरेंस क्रिएट कर देता है बेसिकली। और फेज क्या होता है इस बारे में तो बात कर ही चुके हैं हम लास्ट क्लास में ना। Yes, किसी भी sir. वेव की कोई पोजीशन होती है स्पेसिफिक पॉइंट पे, है ना, उसको हम क्या बता देते हैं, फेज बता देते हैं, राइट? चलो थोड़ा आगे और समझने का ट्राई करते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। तो अगर हम फेज डिफरेंस निकालना चाहें, ये सबको पता है कि ये जो एंगल होता है इसको पूरे को फेज बोलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मुझे φ1 माइनस φ2 निकालना है ना, डेल्टा फाई निकालना है, तो मैं क्या ऊपर वाले के एंगल को पूरा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वन प्लस थीटा वन में से माइनस कर दूंगा ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस थीटा टू को। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब जब मैंने ये माइनस किया तो मैंने देखा कि मेरा के के साथ में x2 माइनस x1 एक फैक्टर बना, थीटा वन माइनस थीटा टू जो भी उनका इंक्लिनेशन था उसमें एक वेव का जो इंक्लिनेशन था उसका जो एक डिफरेंस आया। और जब मैं इसको समराइज करके लिखना चाहा मैंने, तो मैं कैसे लिखूंगा, k इंटू डेल्टा पी प्लस डेल्टा थीटा। अब ये डेल्टा पी कुछ नहीं, डेल्टा एक्स है बेसिकली, पाथ का डिफरेंस है ना, ये समझ के आ चुके हो तुम लास्ट क्लास में, ठीक है? तो भाई डेल्टा फाई आया मेरा k डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा। अगर मैं मान लूं कि भाई डेल्टा थीटा जीरो हो जाए, है ना, इनका कोई इंक्लिनेशन में डिफरेंस नहीं है, सेम ही है बेसिकली दोनों, बस पाथ में डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस है बस इनका, ठीक है? तो इस केस में मेरा जो डेल्टा फाई आएगा क्या वो k डेल्टा एक्स के बराबर बचेगा? Yes, sir. Yes, sir. ऑल्सो k क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ये भी हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। इट्स अ कांस्टेंट व्हिच Yes, इज इक्वल sir. टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है बच्चों? Frequency. Wavelength. वेवलेंथ। अरे Sorry, बाप रे, wavelength. लैम्डा को फ्रीक्वेंसी बता दोगे क्या तुम? फिर तुम No, no wavelength. Frequency. ओमेगा को क्या wavelength. बोलोगे फिर? व्हाट इज ओमेगा? Angular. हाँ, Angular ओमेगा है momentum. फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम। No, sir. No, Sir, frequency. omega is equals to 2 pi nu होता है, उसमें nu जो होती है वो होती है ना फ्रीक्वेंसी। हाँ बेटा, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जो वेव्स की बात कर रहे हैं वो साइनोसोडल वेव्स है ना? तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एंगुलर ही होती है, ठीक है? यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एंगुलर ही होती है, ठीक है? अरे ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है ना, ये ऐसे ट्रेवल Yes, करती है sir. ये, ट्रांसवर्स वेव्स है ना ये। तो इसमें जो वेव्स होती है वो ओमेगा ही होती है। पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करता है, जो दो हमारी न्यू जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे नहीं करता। आई बात समझ में, है ना? एंगुलर होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो जब भी मैं फ्रीक्वेंसी बोलूंगा यहाँ पे आपको ओमेगा ही समझना है उसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दूंगा मैं अलग से, ठीक है? टेंशन मत लो। तो भाई यहाँ पे अगर ओमेगा सेम है आपका, तो वो तो अगर ओमेगा सेम है तो कैंसिल आउट हो गया पहली बात तो, है ना? ओमेगा तो कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, राइट? बचा क्या, पाथ डिफरेंस बचा, के डेल्टा एक्स। के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो मेरा डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ गई, सबसे अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा फाई इक्वल्स टू, उसको कॉपी में नोट कर लो, डेल्टा फाई विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है? कैसे निकाला हमने ये, दोनों वेव्स के बीच में जो दोनों वेव्स हैं उनके फेजेस के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है? और इससे हमें पता चला, इस फॉर्मूले से हमें पता चला कि फेज डिफरेंस डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे। अगर पाथ अलग अलग है दो वेव्स के, अगर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं वो और उस जगह पे वहां पहुंचने के लिए उन दोनों के रास्ते अलग अलग थे अगर, और उनके रास्तों में कुछ डिफरेंस था, तो उनके फेज में भी डिफरेंस आया। ये बात समझ में आई?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो लिख लिया सबने, नोट कर लिया ये? Yes, sir. यस अब सर। इसमें बात करते हैं हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस तो हो गया, इंटरफेरेंस तो हो गया, दो वेव आके मिल गई एक जगह। अब ये जो मिल रही है वेव, दो वेव जो मिल रही है एक जगह पे आके, इनके साथ हो क्या रहा है, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये हमें पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो आपका वो होगा जो आपको मैक्सिमम वैल्यू लाके दे, है ना। जैसे कि आप अगर पाई मल्टीपल ले लोगे लैम्डा के, टू मतलब इंटीग्रल मल्टीपल्स ले लोगे, जैसे कि अगर आपने डेल्टा फाई को 2n पाई के इक्वल रख दिया, तो आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ जाएगा, है ना। ये कब होगा, जब आप डेल्टा एक्स को n लैम्डा के बराबर रखो, यानी कि आप पाथ डिफरेंस जो लो वो आप क्या लो, वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की आप लाइट ले रहे हो उसके मल्टीपल में लो, लैम्डा, 2 लैम्डा। ये बात समझ में आ रही है सारी? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हो गई बात मैक्सिमम वैल्यू निकालने की, कि मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। मुझे ये बताओ मिनिमम कब आएगी? सर जब जीरो होगा। क्या जीरो होगा? एंड वो सर वो पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, आई श्योर? सर जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी। हाँ, जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, है ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मैक्सिमम कब हो रही थी? अच्छा फॉर्मूला याद करो, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें फॉर्मूले से समझाता हूँ, उससे ज्यादा इजी समझ में आएगा ये। ठीक है, फॉर्मूला क्या था मुझे ये बता दो पहले तुम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं, तो आप क्या बताओगे? अरे आई आर कैसे लिखते थे लास्ट क्लास में? यार ऐसे मत करो, भूल जाते हो क्या तुम चीजें? सर मैक्सिमम के केस में कि मिनिमम के केस में? बेटा रिजल्टेंट कोई भी दो आई वन आई टू है, दो इंटेंसिटीज है, उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट, स्क्वायर हटा दिया हमने, 2 रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। कॉस फाइव। हाँ ये फॉर्मूला याद आ रहा है? Yes, ऐसे sir. कुछ पढ़ा Yes, था, sir. है ना। ऑल्सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला भी सिमिलर ही था क्या? यस सर। Yes, ठीक है, sir. अब यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैं हम स्क्वायर लगा के लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस आगे बताओगे 2a1 a2 2a1 a2 कॉस फाइव। cos फाइव। अब समझने वाली बात है, ध्यान से देखो, क्या पूरा गेम cos फाइव पे डिपेंड नहीं कर रहा? यस सर। Yes, आपका sir. एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, ये तो cos फाइव डिसाइड करने वाला है ना, बाकी तो चीजें सेम है। i1 और i2 मैक्सिमम के लिए भी रहने वाला है, मिनिमम के लिए भी रहने वाला है। अब i max जो आएगा वो तुम्हारा i1 प्लस i2 आएगा, अंडर रूट i1 प्लस i2, या अंडर रूट i1 माइनस i2 आएगा। ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है आपका cos फाइव कॉस वाला, फाइव। है ना। यानी फेज एंगल डिसाइड कर रहा है तुम्हारा ये कैसे आने वाला है। अब मुझे तुम एक बात बताओ, cos फाइव मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री। cos फाइव मैक्सिमम कितना होता है, कब होता है, बात की बात है, कितना होता है? क्या 1 होता है? 1 प्लस होता है। 1, प्लस प्लस 1 यस नॉट सर। माइनस 1। माइनस 1 इज नॉट मैक्सिमम, in Yes, fact sir. minus 1 is minimum if you try to understand, है ना। Yes, -1 तो मिनिमम हो गया, +1 क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अच्छा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। cos फाइव मैक्सिमम कब होगा? जब 1 वैल्यू हो जाएगी उसकी, और 1 वैल्यू कब होती है cos फाइव की? जब फाइव 0 हो जाता है। सही बात है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। पर क्या केवल 0 पे ही मैक्सिमम होता है? नहीं, ये 0 पे मैक्सिमम होगा, ये 2 पाई पे मैक्सिमम होगा, ये 4 पाई पे मैक्सिमम होगा, और ऐसे गेम चलता रहेगा। Yes. क्या मेरी बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. cos Yes, फाइव का sir. ग्राफ याद करो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? अरे cos थीटा का ग्राफ याद करो ना यार, ये देखो ऐसे Yes, चलता था sir. ये,
ऐसे चलता था होले होले, है ना? Yes, यहाँ sir. यहाँ पे वैल्यू आई 1, उसके बाद यहाँ 0 आ गया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ पे फिर से 0 आ गया, और यहाँ पे पाई पे फिर से क्या हो जाता है, ये 1 मैक्सिमम। और यही रिपीट होता रहेगा क्या, यही ग्राफ रिपीट होता रहेगा, Yes, sir. Yes, है ना? अरे साइन थीटा कॉस थीटा के ग्राफ तो पड़े हुए हैं, या ये भी नहीं पड़ा हुआ, Yes, sir. sir. है ना? चलो ध्यान से देखो, अगर फाई 0 डिग्री 2 पाई 4 पाई ये आ रहा है, अगर ये सब मामला हो रहा है तुम्हारा, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि फाई जो है मेरा वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पाई जो है मेरा वो 2n पाई के बराबर है। देखो मेरे साथ चलो, n की वैल्यू सबसे पहले 0 रखो, कितना आया? 2 pi. 0 नहीं है. कितना आया? 0 आएगा ना, फाई 0। Oh, yes, sir. 0. और फाई 0 Yes, sir. फाई 0 हो रहा था, cos फाई मैक्सिमम आ गया था 1, है ना? Yes, sir. n की वैल्यू 2 रखो, क्या आ रहा है? 2 पाई आ रहा है क्या? Yes, sir. तो 4 pi नहीं आएगा. 2 into n की वैल्यू 1, सॉरी n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, है ना? तो n 2 की pi वैल्यू तो हम आएगा. कुछ भी रख सकते हैं ना, हमें कुछ भी रखे, हम मिलेंगे तो हमें इवन मल्टीपल्स ही, है ना? n की वैल्यू 1 रखे हैं, Yes, sir. अब चाहे 2 रख के देख लो, 2 रख के देखोगे तब भी क्या आ जाएगा? 4 पाई आ 4 जाएगा। pi. अगेन, है ना, एक और वैल्यू जिसपे की cos फाई मैक्सिमम आ रहा था, तो ऐसे चलती जाएगी गाड़ी। या ध्यान से देखो, क्या हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, Yes, sir. डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2n पाई। अब समझ में आया ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला गेम, Yes, sir. है ना? जब cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, Maximum. ठीक है। और इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? Maximum. मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स तुम्हारा आना चाहिए n लैम्डा के बराबर, यानी कि लैम्डा का मल्टीपल। ये कैसे आया? डेल्टा एक्स कैसे आया? डेल्टा फाई तो सर समझ में आ गया, डेल्टा एक्स कैसे आया सर? आप एक बार में सब बता दो सर, हमें ऐसे तो कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। बताऊं क्या फिर से, मतलब डेल्टा एक्स के बारे में बताऊं क्या अलग से, कि डेल्टा एक्स एन लैम्डा पे क्यों ही मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है? या समझ में आ गया है तुम्हें? अरे हाँ ना तो बोलो यार, am I ऑडिबल बच्चों? Yes, sir. डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा क्यों आ रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? मैक्सिमम वैल्यू के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा क्यों आ रही है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्यों इतना हिचकिचाते हो? मैंने कभी तुम्हें डांटा है क्या कोई भी सवाल पूछने के लिए आज तक? No, sir. डांटा है क्या? No, sir. तो फिर अगर आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो बोल दो सर समझा दो। Sir, दोबारा समझा दो. समझाऊं? ठीक, इधर देखो, Yes, sir. इतने ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल आवाज ऐसे कर लेते हो अपनी, जैसे कोई अरे सर से अगर ये बोल दिया तो फिर तो गए, पिटाई विटाई हो जाएगी। पता नहीं कौन सी इमेज बना रखी है मेरी, पानी पीने दो रुको। ऐसी पता नहीं कौन सी इमेज बना रखी है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है सर। वो पीटी टीचर होते हैं ना स्कूल में, वैसी वाली इमेज बना रखी है तुमने मेरी, जबकि मैं म्यूजिक टीचर की तरह पढ़ाता हूँ बिना डांटे। हाँ भाई, अरे तालियां मत बजाओ, इधर देखो। डेल्टा फाइव पाई के इवन मल्टीपल्स पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, तो डेल्टा फाइव डिपेंड किस पे कर रहा है? आवाज आ रही है? पाथ डिफरेंस पे, है ना? डेल्टा एक्स पे ही तो डिपेंड कर रहा है। अरे भाई रास्ते बदल गए तो एंगल बदल गए, बात समझ में आ रही? अर्ज किया है, रास्ते बदल गए तो एंगल बदल गए, है ना? और अगर एंगल बदल गए तो ब्राइट या डार्क, ये हमारे क्या बदल गए? इंटरफेरेंस के पैटर्न बदल गए। हाँ, इंटरफेरेंस के पैटर्न से मेरा मतलब है कि भाई इंटेंसिटी में जो डिफरेंस होगा वो बदल गए, है ना? तो सब कुछ रास्तों के ऊपर है। सही रास्ता चुनोगे तो सही जगह पहुंचोगे, वरना जीवन में अंधेरा आ जाएगा, है ना? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, है ना? रास्ते बड़े इंपॉर्टेंट, ये सिखाती है वेव हमें। चलो सीखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तो मैं इसको इस क्वेश्चन की जगह कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आप
खुद से ट्राई करना, मैं अभी करवाऊंगा मैं, पर मेरे ख्याल से आप इसको कर दोगे, तो इसलिए मैं ये वाली जगह ले रहा हूँ, बता के कर रहा हूँ मैं ये। बाद में जब नोट्स पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने ये क्या लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है? यस सर। हाँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन की आगे की कहानी। अब आगे क्या बात कर रहे थे कि भाई जो डेल्टा एक्स है वो लैम्डा का कैसे मल्टीपल आया, डेल्टा फाइव तो समझ में आ गया। तो बेटा ये अगर आप फॉर्मूला देखते तो आपको समझ में आ जाता कि ऐसा क्यों हुआ। डेल्टा फाइव का फॉर्मूला बताना जरा जल्दी से बिना देखे। 2 pi by lambda into delta x lambda into that. तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई into delta 5. इनटू डेल्टा फाइव। ये समझ में आया Yes sir. Yes, sir. है ना? अब फाइव की वैल्यू तुमने खुद ने निकलवाई है, मैंने नहीं बताई, तुमने खुद ने निकलवाई है कि सर जीरो डाल दो, है ना? पहले तो जीरो डाल दो, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल के बता देना। उसके बाद आप अगर फाइव की वैल्यू 1 डालते हो, अगर आप फाइव की वैल्यू क्या डालते हो, सॉरी फाइव की वैल्यू एंगल लेनी ना, 2 पाई डालते हो। अगर आप फाइव की वैल्यू 2 पाई डालते हो, तुमने बोला है कि फाइव जो है उसको सर आप 0 डिग्री, है ना, उसके बाद आप 2 पाई ले लो, 4 पाई ले लो, है ना, ऐसे कुछ भी ले लो, आपका मैक्सिमम ही वैल्यू आने वाला है सारा, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाओगे सर आप अगर ये सब बोलोगे तो ये वैल्यूज एक बार डाल के देख लेते हैं ना यार। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, पहली वैल्यू डालो, 0 डाला तो इतना, 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, 0. Yes sir. है ना। अगर 2 पाई डालोगे तो क्या आएगा, क्या सर लैम्डा आएगा, लैम्डा के बराबर आए. है ना। 2 पाई ऊपर 2 पाई नीचे, कैंसिल आउट हो गया क्या, देखो। Yes sir. अगर डेल्टा फाइव की वैल्यू 4 पाई डाल दूं तो क्या है, 2 lambda. 2 lambda. 2 lambda. 2 लैम्डा। और ये कहानी ऐसे चलती रहेगी आगे। Yes क्या sir. मेरा Yes, डेल्टा sir. एक्स एन लैम्डा के Yes, बराबर sir. नहीं आया क्या, आ गया Yes, सर. sir. है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो गया। अब इंटीग्रल मल्टीपल इसलिए वैसे जीरो के साथ में इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बोलना चाहिए, पर आप समझ गए ना पॉइंट मेरा कि भाई अगर आप जीरो से लेकर कुछ भी वैल्यू डालोगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, लैम्डा, सॉरी डेल्टा एक्स क्या आएगा आपका, एन लैम्डा आएगा, और आपका डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, 2n पाई के बराबर, 2n पाई, है ना। और 2n पाई जब होगा डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस, तो आपका कौन सा इंटरफेरेंस होगा, सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये बात समझ में आई सबको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का गेम समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि अब अगला वाला तुम मुझे बताओगे, अगला वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, ए मैक्स की वैल्यू a1 प्लस a2 आ गई इससे, Yes, sir. यस सर. अरे यार जीरो जीरो लेके देख लो ना, जीरो लेके देख लो। तो अगर तुम a1 प्लस a2 आई है a मैक्स की वैल्यू, और आई अंडर रूट आई मैक्स की वैल्यू, फिर उस केस में अंडर रूट i1 प्लस i2 आई है, ठीक है। अच्छा, ये ना तब होता है जब i इक्वल्स टू a स्क्वायर हो। वैसे तो k a स्क्वायर होता है बेटा, लेकिन हम यहाँ पे k को कंसिडर कर रहे हैं 1। तो ये i इक्वल्स टू a स्क्वायर तुम्हारा फॉर्मूला होता है जो रिलेशन बताता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में। ये आप पहले पढ़ चुके हो, सिंस मैकेनिक्स में मैकेनिक्स बोल रहा हूँ, 11th क्लास का टॉपिक है, इस वजह से मैं यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका भी एक अलग से डेरिवेशन है। बट अभी आप इसको समझ सकते हो कि ये, हाँ, ये रिलेशन होता है। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो अभी जब 11th के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी एक बार मैं डिराइव करूंगा, ठीक है। तो अभी परेशान मत होना, सब चीजें डिराइव होंगी, सब चीजें तुम्हें बताई जाएंगी कि क्यों आ रही है, ठीक है। अभी जो काम की बात है वो करते हैं। काम की बात क्या है कि अगर डेल्टा फाइव 2n पाई के बराबर, तो तुम्हारा इंटेंसिटी आई मैक्स हो जाएगी अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2, ये हो जाएगी तुम्हारी अंडर रूट आई मैक्स। लेकिन अगर डेल्टा फाइव ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल कैसे हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई, है ना। Yes, n की sir. जगह 0 डालो, n की जगह 0 डालो, 2n प्लस 1 पाई में पाई आएगा. पाई आएगा। Yes, sir. अगर Sir. n की जगह 1 डालो, 3 पाई आएगा. 3 pi. 3 पाई आएगा। अब मुझे ये Yes, बताओ, sir. कॉस थीटा पाई पे कितना होता है, 0 नहीं Minus पाई. कॉस थीटा पाई पे, ये हो गया तुम्हारा वैल्यू पाई बाय 2, ये हो गया तुम्हारा 0,
ये हो गया तुम्हारा पाई। तो पाई पे कितना वैल्यू आ रही है cos थीटा की? माइनस -1 आ रही है यार, यहाँ पे 0, Yes, sir. यहाँ पे 0, ये 1 है वैल्यू, कंफ्यूज हो जाओगे। -1 आती है, तो क्या cos Yes, फाई की sir. वैल्यू मिनिमम आई है पाई पे? Yes, sir. Yes, sir. आई बात Yes, समझ में? sir. अगर cos फाई की वैल्यू ही माइनस आ रही है तो ऑल ओवर रिजल्टेंट की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी। सही बात है Yes, sir. है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। जब आप एम्पलीट्यूड निकालोगे तो भी मिनिमम आएगा, और अगर आप इंटेंसिटी निकालोगे तो भी मिनिमम आएगा। तो ये दो फॉर्मूले याद रहेंगे अब, √I max = √I1 + I2। और Yes. ये Yes, sir. यही चीज अगर आपको मिनिमम के लिए निकालनी है तो कितना हो जाएगा? √I1 - I। माइनस आई। एम आई क्लियर? यस Yes, yes, sir. यस सर। You can accordingly put this formula I = A², and you can find out the other thing if one thing is given। ठीक है, ये आप निकाल लोगे खुद से। अब मेरे ख्याल से सुपर पोजिशन समझ में आ गया है। Yes, sir. ठीक है, तो एक नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा सवाल कर दो, बिल्कुल क्यूट सा सवाल है ये तो। लाइट फ्रॉम टू सोर्सेस ईच ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा टी वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया। यस सर। ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, बट उनकी इंटेंसिटी अलग अलग है 4:1, और उनका इंटरफेयर हो गया। इंटरफेयर मतलब इंटरफेरेंस हो गया। अब तुमको क्या पूछ रहे हैं कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी बता दो। तो बड़ा इजी है, तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना आना चाहिए, जो तुम्हें आता ही है। बता दो आंसर। थ्री टू वन। लगता है कोई जल्दबाजी में आंसर दे रहा है। वेरी गुड सिद्रा, अक्षरा, जसनूर, मोनिका, जानवी। अरे लड़के आंसर क्यों नहीं करते हैं हमारी क्लास में? ये कौन सी गर्ल डोमिनेंस है यार? हाँ, मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, बट स्टिल आई वांट बॉयज आल्सो टू आंसर, है ना? इट्स नॉट अबाउट जेंडर दो बट मैं तुमको टीज कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे अंदर भी वो आए, है ना, कि सर हाँ हम भी दे सकते हैं आंसर। अरे दे सकते हैं ना भाई बॉयज। यस। ये इसमें भी ये हाँ बोल रही है, बॉयज में भी इसको ही हाँ बोलना है। अरे बॉयज को बुला रहा हूँ, 26 बच्चों में से कम 8-10 तो लड़के हैं हमारे पास। हाँ भाई लड़कों, आंसर तो दो यार। सौरभ, मुझे लग रहा है सौरभ अभी नया है, तो कम से कम वो रिप्रेजेंट कर सकता है। प्रखर, चलो रिएक्ट तो किया आप लोगों ने। बेटा आप क्लास में आते हो, इतनी मेहनत करते हो, है ना, मेरी वो सब बातों को सुनते हो जिन बातों का, कई बातों का तो मतलब ही नहीं है ना ठीक है, पढ़ाई करते हो, मेहनत कर रहे हो, है ना, ट्रस्ट करते हो कि आपको मैं कुछ सिखा पाऊंगा। तो जब इतनी चीजें कर पा रहे हो तो फिर बेटा एक और चीज कर लो, रिप्लाई करो थोड़ा क्लास में। मैं इस चीज को कब से समझा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन करोगे ना टीचर के साथ में, या थोड़ा अगर इंटरेस्ट दिखाओगे इंटरेक्ट करने में, ये बहुत हेल्पफुल होता है। मैं खुद इंट्रोवर्ट था एक टाइम पे क्या मतलब अभी भी हूँ, लेकिन मेरी क्लास में मैं आंसर नहीं करता था टीचर्स की क्लास में। इवन मुझे आते थे आंसर्स, तब भी मैं नहीं करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी शायद जरूरत नहीं आंसर करने की, कोई ना कोई बता देगा, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता था अगर मैं आंसर करूंगा और अगर गलत हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। दूसरी बात, अब ये अलग बात है कि मैं ऑफलाइन पढ़ता था और मेरी बैच में 150 160 के बच्चे होते थे ना, बहुत बड़े क्लासरूम्स होते थे। तो इतने सारे बच्चों में थोड़ी झिझक हो जाती है, क्योंकि काफी सारे इंटेलिजेंट बच्चे थे साथ में और भी, तो उनका आंसर सही होगा, मेरा गलत होगा, ये आना नॉर्मल है। बट तुम्हारी क्लास में तो ऐसा भी नहीं है यार, है ना। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा तुम लोग इंटेलिजेंट नहीं हो, मेरा मतलब है कि तुम लोग कम हो और ऑनलाइन पढ़ रहे हो ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो तुम ऑनलाइन पढ़ने का फायदा उठाओ ना, चैट में आंसर कर दिया करो। अब इन बातों पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा, ये तो आप बड़े हो गए हो, आपको खुद को समझ में आना चाहिए, है ना। ABCD वाले आंसर हो गए, या यस या नो वाले आंसर हो गए, है ना, ये चालू करो थोड़ा थोड़ा देना। अभी हमारे पास टाइम खूब है, अभी हम पढ़ने वाले हैं 6-7 महीने साथ में, राइट।
तो अभी अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। क्या पता किसी को ऐसा लग रहा हो कि शायद उसका निकल नहीं सकता, और अगर वो थोड़ा एफर्ट डाले, थोड़ी बातें सुन ले हम लोगों की, तो उसका निकल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, है ना। हो सकता है, चांसेस है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहो, जैसा मैं बोलता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, है ना। और इंटरेक्ट करो क्लास में। अगर तुम सबके सब इंटरेक्ट करोगे क्लास में, तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लास का एक वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, क्लास की एनर्जी चेंज हो जाती है, काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा फिर हमारी क्लास में। केवल जो भी होगा सब कुछ मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. डिस्कशन करें इस क्वेश्चन का। Yes, यस sir. सर। ठीक है, हाँ भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? किसका रेशो दिया हुआ है? इंटेंसिटी के रेशियो। I1:I2 का रेशो दिया हुआ है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, तो अगर sir. मुझे निकालना है मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, अगर मुझे निकालना है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ से निकाल के। देखो, अंडर रूट आई मैक्स Yes, इक्वल्स sir. टू रूट I1 प्लस I2। यहाँ पे मैं अंडर रूट लगा देता हूँ दोनों तरफ, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, सेम ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? I1 प्लस I2 Under root. अपॉन Yes, sir. I1 माइनस I2, I2 whole Yes, square. sir. है ना। इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्या, अगर मुझे इंटेंसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ ना, इसको गायब कर देता हूँ। गायब कैसे करूंगा? इसको हटा देता हूँ, ये लो, हो गया काम, है ना। इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। समझ में आया? Yes, sir. अरे यार, अंडर रूट स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं, रूट हटा के स्क्वायर लगाते हैं, इसमें तो तुम पता ही है तुम्हें सब चीजें, तो पता है Yes, ना। sir. तो अगर मैं Sir. I1 में डिवाइड कर दूं I2 का, तो ये इधर भी अगर I2 का डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा। और नीचे भी अगर मैं सेम गेम करना चाहूंगा, तो ये I1 अपॉन I2 -1 हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं, पक्की बात? Yes. Yes, sir. सही Yes, करा है हमने sir. जो भी करा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. पक्का? तो ऊपर क्या Square. आएगा फिर? अगर 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 तुम्हें लगता है मैंने सही किया है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, 2 सेकंड ले लो, 2 सेकंड ले लो और देख के बताओ क्या मैंने जो लिखा है वो प्लस सही है 1 क्या? भी नहीं आएगा अंडर रूट, बस I1 और क्या बोल रहे I2 हो? में आएगा। और I1 और I2 में आएगा ना अंडर रूट, उधर नहीं आएगा हाँ +1। हाँ, +1 नहीं आएगा, +1 नहीं आएगा ये बोल रहे हो? नहीं नहीं, अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट नहीं रूट नहीं आएगा। आएगा, अंडर यस रूट सर। नहीं आएगा। किस पे? किस पे अंडर रूट नहीं आएगा? +1 पे नहीं हाँ, आएगा। 1 पे अंडर रूट नहीं सर आएगा, दोनों पे। अदरवाइज हाँ, मतलब नीचे भी यस +1 और सर। -1, है ना। क्योंकि उसका अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने ऐसा किया तो हमारा वैल्यू बदल जाएगा पूरा। यस आपको ये यस सर। रियलाइज सर। हो रहा है? तो आपको मुझे पहले रोकना Yes, चाहिए sir. था, आपको मुझे पहले रोकना चाहिए था। मैं बताऊं आपने क्या गलती, मतलब मैंने क्या गलती करी है जानबूझ के, ताकि तुम ये गलती ना करो, क्योंकि तुम करने वाले हो 101%। करते हैं बच्चे, हर बार करते हैं ये गलती। पता है क्या गलती करी मैंने यहाँ पे? कोई पॉइंट आउट करना चाहेगा? ये 1 आएगा वो तो तुमने अगला स्टेप में बताया है। जो मेन गलती है वो बता सकता है कोई तुम्हारी, तुम में से? सर आपने उधर ये था ना कि अंडर रूट आई मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट I1 प्लस वो, तो उसकी साइड स्क्वायर कट कर दिया, उसके साइड नहीं किया, दूसरे की साइड। नहीं, ये नहीं है। और कोई बताओ, बता दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये, तुम याद करोगे मुझे जब गलती करके आओगे पेपर में फिर। हाँ सिद्रा। सर I1 प्लस I2 का साथ में ही है अंडर रूट में। बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी बड़ी कम है, एम्पलीट्यूड भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है बेसिकली मुझे। उसके में एम्पलीट्यूड का क्या क्या बेटा? अरे बोलो, जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया? एम्पलीट्यूड में होल स्क्वायर तो फिर सर वो होल स्क्वायर आपने हटा दिया, पर उस पे अंडर रूट नहीं हटाया। अरे चलो मैं बताता होल हूँ। स्क्वायर ये जो मैंने टर्म लिखा है ना, ये गलत है।
Yes. क्या है तमन ये? गलत गलत। हाँ, अरे गलत नहीं है, सर गलत है। हाँ गलत अलग हाँ, अलग ये में गलत है। आना। हाँ, Yes, अंडर रूट sir. I1 प्लस I2 और अंडर रूट में I1 I2 सेम होते हैं क्या? यस सर। नो नो अरे सर। यस नो कौन बोल रहा है? सर बेटा अगर ऐसा होता नो तो सर। अंडर रूट 2 प्लस 2 और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 ये सेम नहीं हो जाते? यस सर। यस सर ये कितना यस होता है? ये होता है अंडर रूट 4 यानी 2। और ये कितना होता है? 1.414 प्लस 1.414 दोनों सेम आती है क्या वैल्यूज? नो सर। नो सर। नो सर 2.82 आएगी ये तो अप्रोक्सीमेटली, है यस ना? सर। और ये आएगी यस 2। सर। ये तो बड़े हो गए, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो Yes, समझ में sir. आई कॉमन मिस्टेक समझ में आई? यस सर। जल्दबाजी में हम ऐसा कर देते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, थोड़ा मतलब क्या बोलना चाह रहे? सर कुछ नहीं, सिद्रा बोल रही थी कि उसने भी यही रीजन देना था। अच्छा अच्छा बेटा थोड़ा आपका स्लो हो गया ना आवाज, तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया अगर तो बहुत बढ़िया बात। ठीक है, चलो करेक्ट करते हैं इसको, गलती को करेक्ट करते यस। हैं, है ना? अब लाइफ में आए हैं तो गलतियां करेक्ट करेंगे। गलती तो करना पड़ेगा सीखने के लिए, लेकिन गलतियां करेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। हाँ भाई, तो सही वाला क्या होगा? सही वाला क्या होगा? सही वाला हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, है ना? यस डिवाइडेड सर। बाई अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। Yes, अब sir. आई बात समझ में, यस सर। यस है ना? सर अब देखो कितना इजी हो गया। अंडर रूट I1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट I2 कर दो, मतलब बेसिकली ऊपर नीचे अंडर रूट I2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन I2। ये बेसिक मैथ्स के वो है फंक्शंस, बेसिकली मैथ्स के बेसिक ऑपरेशन है कि अगर आपको अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट I2 लिखा है तो उसको आप अंडर रूट I1 अपॉन I2 लिख सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस में आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने अंडर रूट को बोल दिया कि आ जाओ मिल जाते हैं, है ना? अंडर रूट में सुपर पोजिशन नहीं करवा देना है। प्लस माइनस के केस में, मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में होता है ऐसा। ये बात आपको बचपन में पता थी, 6-7 क्लास में भी पढ़ी होंगी, उसके पहले ही पढ़ ली होंगी मेरे हिसाब से, है ना? Yes. लेकिन भूल जाते हैं हम जल्दबाजी में, तो ये चीजें बहुत बात नुकसान दे देती हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया है। ये आ जाएगा ऊपर +1, नीचे आ जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट I2 -1। अब वैल्यू बता दो यार जल्दी जल्दी मुझे। 4 का अंडर रूट होता है 2+1, 2 और plus मतलब 2, और नीचे आ जाएगा 2-1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9:1। अब बताओ आंसर समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर है ना? क्वेश्चन कितना इजी था, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन था। लेकिन अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो इजी है। अगर हम गलतियां करेंगे ना बेटा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो फ्री के मार्क्स हैं, हम वहां पे भी पीछे आ जाएंगे। तो मैं आपको केवल पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपको एग्जाम क्रैक कराने में इंटरेस्टेड हूँ। और एग्जाम क्रैक करने का तरीका केवल पढ़ाई करना नहीं होता, आपको एग्जाम क्रैक करने में जो जो चीजें रिक्वायर है उन सब चीजों को साथ में सीखते हुए आगे चलना है। आई बात समझ में, Yes, sir. यस सर है ना? तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं होगी। किसी को अगर मैथ्स से डर लगता है तो पहले मैथ्स पर अटैक करो जाके। ठीक है, मैथ्स पर अटैक मतलब मैथ्स वाले टीचर को जाके नहीं पकड़ना है। मैथ्स के टीचर तुम्हारे अब तो कहाँ ही पढ़ाते होंगे तुमको। तुमको क्या करना है कि बेसिक टूल्स उठाना है मैथ्स के, और उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, जब भी टाइम मिले। आई एम नॉट सेइंग कि आज ही करो, जब भी टाइम मिले। और ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि जब तुम ये कर लोगे ना, तुम डिफरेंस फील करोगे अपने मार्क्स में। चलो आगे चलते हैं, कोहेरेंस के बारे में पढ़ते हैं। कोहेरेंस क्या होता है, या कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे, ये जो ओमेगा था हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम सेम करके आगे चल रहे थे बेटा। क्या आगे करके चल रहे थे? सेम करके, है ना? हम बोल रहे थे कि भाई ओमेगा सेम है। व्हाट इफ अगर ओमेगा डिफरेंट हो जाए? व्हाट इफ अगर ओमेगा डिफरेंट हो जाए? तुमको आइडिया है हमारी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी ना? लाइफ मुश्किल से मेरा मतलब है कि जो इंटरफेरेंस समझने के लिए हम यहाँ पे आए हैं लाइफ में, है ना, वो समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब अगर ऐसा क्यों होगा, ये हम समझते हैं इस पैराग्राफ को पढ़ के।
टू सोर्सेज विच वाइब्रेट विद अ फिक्स्ड फेज डिफरेंस बिटवीन देम आर सेड टू बी कोहेरेंट, यानी कि जिनका फेज डिफरेंस फिक्स है, फेज डिफरेंस तो है उनके बीच में, लेकिन वो फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, किसके साथ में? टाइम के साथ। किसके साथ में? टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा। यानी कि अगर आपने यहां से एक सोर्स लिया, यहां से एक सोर्स लिया, यहां से जाके ये यहाँ पे मिला, यहां से जाके ये यहाँ पे मिला, तो अभी तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस Yes, में होने की sir. वजह से इनके बीच में फेज डिफरेंस है, लेकिन ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, क्योंकि इनके बीच का पाथ डिफरेंस फिक्स है। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. S1 से और S2 से P तक जाने के लिए जो रास्ता है वो तो कांस्टेंट है ना बच्चा, रास्ता थोड़ी बदल रहे हो आप, P तक जाने के लिए तो एक ही रास्ता है, तो पाथ डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा। अगर पाथ डिफरेंस रहेगा तो फेज डिफरेंस भी रहेगा, लेकिन वो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर तुमने टाइम के साथ छेड़छाड़ी कर दी, और टाइम के साथ छेड़छाड़ी करने का मेरा मतलब है ओमेगा टी वाले फैक्टर के साथ छेड़छाड़ी कर दी, यानी कि तुमने ओमेगा ही बदल दिया या टाइम ही बदल दिया, तो तुम्हारा ओमेगा टी भी वेरी हो चुका है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब टाइम के साथ में तुम्हारा फेज भी बदल रहा है, तो तुम्हारा फेज डिफरेंस अब कांस्टेंट नहीं है। तो जब इंटरफेरेंस होगा तो उस जगह पे कभी तो फेज डिफरेंस मैक्सिमम आएगा, कभी मिनिमम आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, जब मैक्सिमम आएगा तब इंटरफेरेंस हुआ, ब्राइट फ्रिंज बनी, है ना, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम आई तो दिख गया, फिर कम हुआ तो तुम्हें डार्क बनी, तुम्हें दिखाई नहीं। बात समझ में आ रही है? तुम Yes, पैटर्न ही sir. स्टडी Yes, नहीं sir. कर पाओगे, क्योंकि याद करो साइनोसोडल जो वेव्स थी वो बहुत जल्दी चेंज होती है, ऐसे चेंज नहीं होती। वो तुम्हें लग रहा है ऐसे आराम आराम से जाएगी लाइफ में, ऐसे नहीं जाती, बहुत जल्दी चेंज होती है, बहुत जल्दी। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं कैसे चेंज होती है और कितना जल्दी चेंज होती है। आगे बोल रहा है द फेज डिफरेंसेस बिटवीन लाइट कमिंग फ्रॉम सच सोर्सेज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। कौन से सोर्सेज? कोहेरेंट सोर्सेज, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। उन सोर्सेज से निकलने वाली जो टाइम है, लाइट है, वेव है, उनके बीच का फेज डिफरेंस फिक्स रहता है, और ऐसे सोर्सेज टाइम के साथ चेंज नहीं होते। उनसे जो लाइट आ रही होती, सॉरी, वो चेंज नहीं होती। So in a conventional light source, however, light comes from a large number of individual atoms, each atom emitting a pulse lasting for about 1 nanosecond. कहने का मतलब क्या है कि जो आपका लाइट है वो एटम से अगर निकल रहा है, इंडिविजुअल एटम से, ठीक है, तो वो 1 सेकंड तक, 1 नैनो सेकंड तक, नैनो कितना होता है? 10 की पावर -9. -9। सोचो कितने कम, 10 की पावर -9, दैट इज सो लेस, राइट? बहुत छोटा है। इतने Yes, इतना कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड का भी 1/1 10 टू द पावर -9, 1/10 टू द पावर -9, इतना कम, इतने कम में आप इंटरफेरेंस को स्टडी कर पाओगे? कितना मुश्किल होगा स्टडी करना, है ना? क्योंकि कहीं पे ब्राइट हो रहा है, कभी कहीं पे डार्क हो जा रहा है। ब्राइट डार्क से मतलब कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, कभी बिल्कुल मिनिमम हो जा रही है। तुम स्टडी ही नहीं कर पाओगे। और रीजन क्या है? अगर आप नेकेड आई से स्टडी कर रहे हो, पहली बात तो अगर आप देखना चाह रहे हो तो आप परसिस्टेंस ऑफ विजन का नाम सुना है सबने? No, sir. तुम्हारी आंख जो है वो नोटिस जो कर पाती है ना, नोटिस, वो 1/10 ऑफ अ सेकंड तक की चीजें नोटिस कर पाती है, बस 1/10, 1/10 ऑफ सेकंड। इसको पता है समझने का तरीका क्या होता है? जब तुम ऐसे पेज पलटते हो, Yes, sir. अरे कभी कोई नोटबुक के पेज पलटे हैं ऐसे? यार मैं तुमको नोटबुक ला के Yes, दिखाऊंगा। sir. Yes, sir. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। एक सेकंड रुको, नोटबुक लाता हूँ। हाँ भाई, ये बुक विजिबल है सबको? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. इसको हटा देते हैं, रुको। मेरे ख्याल से विजिबल नहीं है, क्योंकि तुम यस सर बोलते हो हर बात पे, तुम्हारे यस सर का मतलब नो सर होता है। अभी दिख रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अभी दिख रही है? अब ध्यान से समझो, अगर तुम इसको ऐसे खोलते हो, बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे, है ना, स्पीड से तुम इस पेज को पलटते हो ऐसे, तो ये तुमने जो एक पेज पे देखा और अगले पेज पे देखा, ये तुम्हारी मेमोरी में कितनी देर तक फीडेड रहेगा, कितने टाइम तक तुम इसको याद कर पाओगे, है ना? बेसिकली जो तुमने एक पेज जो निकल गया है, अब तुम आगे जा रहे हो, है ना? ऐसे तुमने स्क्रीन में देखा होगा, थिएटर में, सिनेमा हॉल्स में, जब प्रोजेक्टर पे ऐसे स्क्रीन चलती है ना, कंटिन्यूसली बदलते हैं फ्रेम्स,
फ्रेम्स बदलते हैं, Yes. है ना। तो तुम्हारे जो ब्रेन है उसमें कितने कौन सी इमेज कितने टाइम तक सेव्ड है, फीडेड है, कितने टाइम तक तुम्हारी आंख नोटिस कर पा रही है, वो होता है परसिस्टेंस ऑफ। ठीक है, तो हमारा लिमिट है कुछ 1/10 ऑफ सेकंड, जो कि हमने बात करी। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है वो तो 1 नैनो सेकंड में ही चेंज हो जा रहा है, राइट? 1 नैनो सेकंड में ही चेंज हो जाता है वो तो तुम नोटिस क्या कर पाओगे, राइट? तो इस वजह से कोहेरेंट सोर्सेज लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं लिए तो टाइम के साथ में आपके पैटर्न्स चेंज होंगे, फेस चेंज होगा, तो फेस की वजह से इंटेंसिटीज और एम्पलीट्यूड में चेंजेस आएंगे, पैटर्न्स में चेंजेस आएंगे, एंड यू विल बी नॉट एबल टू स्टडी, यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। ठीक है, तो ऐसा इंटरफेरेंस का फायदा ही क्या है जिसको हम समझ ही नहीं पाए? अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है, होगा तो सही, लेकिन हमने क्यों कोहेरेंट सोर्सेज लेना प्रेफर किया हमारी स्टडीज के लिए, वो हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्वेश्चन कभी आ गया तो उसको ऐसे डिस्कार्ड मत कर देना कि सर ने तो बोला था कोहेरेंट सोर्सेज ही लेते हैं, है ना, इनकोहेरेंट सोर्सेज होते ही नहीं है, ऐसा मत सोचना, है ना। और ऐसा भी मत सोचना कि इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है उनके केस में, बस वो जो हो रहा है ना वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ये बात समझ में आई? आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. लगता है तुम्हारी आवाज आ नहीं रही है, एक बार, हाँ, एक बार फिर से बोलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक है, नाउ इट्स गुड। हाँ, तो आगे चले बच्चों। Yes, sir. ठीक है, तो इसको है ना एक बार रीड भी लगा लेना, मतलब वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वैसे तो ऐसा जरूरत नहीं है, पर एक बार रीड भी लगा लेना इसको। जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स है बेसिकली ये हम जो कोहेरेंट सोर्सेज है उनके लिए लेते हैं, ठीक है? तो ये अगर आप समझ लोगे एक बार में तो मेरे ख्याल से बेटर होगा। YDSC चालू करते हैं यार, YDSC हो जाएगा क्या? टाइम तो इतना वैसे बचा नहीं है, चलो कोई ना, करते हैं YDSC, फिर अगली क्लास के लिए काफी ज्यादा हो जाएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 1802 में थॉमस यंग, थॉमस भाई यंग थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट। उन्होंने बोला, उन्होंने एक मेथड डिवाइस किया, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने सब कुछ चेंज कर दिया फिजिक्स की दुनिया में, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही प्रूव कर दिया हाइजेंस के बाद में, हाइजेंस ने जो बोले थे वो सब बातें कि भाई वेव है, पार्टिकल नहीं है। इन्होंने इतना बड़ा मतलब डिस्कवरी करी कि सब कुछ चेंज हो गया। और क्यों हुआ ये मैं समझाने का ट्राई करूंगा, 2 मिनट 5 मिनट मेरी बात सुनना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें 2 स्लिट्स बना दी बिल्कुल पास में, स्लिट्स मतलब ऐसे लाइन छेद बना दिए एक तरह से, यूं समझ लो। अब इन स्लिट से उन्होंने लाइट को प्रोजेक्ट किया। अब मुझे एक बात बताना, अगर तुम एक कार्डबोर्ड में, अगर तुम एक कार्डबोर्ड में बीच में छेद बना दो, ये कार्डबोर्ड दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर इसके बीच में छेद बना दो और यहां से टॉर्च मारो, तो अगर मेरे ऊपर देख रहे हो या तुम ये दीवार के ऊपर देख रहे हो, ऐसे दीवार के ऊपर देख रहे हो टॉर्च मार के, ठीक है, तो ये सामने दीवार पे इस जो बड़ा सा छेद तुमने बनाया है, केवल इसी से तो लाइट पास होगी, बाकी का जो ये पूरा पोर्शन है इसकी तो परछाई बनेगी ना बेटा। ये बात Yes, समझ में आ रही है? Yes, sir. अरे जो विजिबल होगा पार्ट वो तो सेंटर वाला पार्ट ही होगा ना जहां से लाइट जा रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे एक बात बताओ कि अगर हम 2 स्लिट्स बना दें, है ना, एक तुमने कार्ड बिल्कुल पास पास में ली तुमने, बहुत ही छोटी, बिल्कुल मिलीमीटर साइज की, बहुत छोटी तुमने स्लिट्स बना दी, और उस स्लिट से तुमने लाइट मारी, तो जहां पे जो स्लिट्स थी केवल उसी स्लिट के पैरेलली स्क्रीन पे पीछे जहां भी दीवार या स्क्रीन पे तुमने डाला है वहां पे लाइट आनी चाहिए थी, बाकी तो पूरा अंधेरा होना चाहिए था। क्या बात सही है एकदम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे बहुत बेसिक बात कर रहा हूं मैं, समझ में तो आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगर तुम किसी पेपर में 2 पतले पतले ऐसे छेद बना दोगे, 2 लाइन काट दोगे, तो जहां से लाइट मारो तुम उस पे, तो जो लाइट से लाइट पास होगी वही तो दिखेगी आगे, बाकी तो अंधेरा दिखना चाहिए। शैडो का तो काम ही होता है ना, शैडो का डेफिनेशन ही होता है ना। लेकिन जब थॉमस यंग ने ऐसा किया तो वो हैरान हो गए देख के, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि जब स्लिट्स थी उनके ऊपर भी और नीचे भी और बीच में भी लाइट दिख रही थी,
मतलब ब्राइट लाइट दिख रही थी, है ना। पहले लाइट ब्राइट हुई, मतलब दिखी लाइट, फिर अंधेरा, फिर लाइट दिखी, फिर अंधेरा, फिर लाइट दिखी, फिर अंधेरा, ऐसे पैटर्न्स बनते गए। तो अगर लाइट पार्टिकल होती, अगर लाइट पार्टिकल होती तो क्या ऐसा पॉसिबल था क्या? नो सर। नो सर। आपको बात समझ में आ रही? पार्टिकल क्या हुआ? बॉल, तुमने बॉल मारी, तुमने एक छेद बनाया, ठीक है। what you have done is you made a hole in the paper and you have thrown a ball. अगर आपने बॉल थ्रो करी तो आपने जिस जगह से बॉल को थ्रो किया है उधर से निकल के सामने गिरेगी वो बॉल। Yes. बात समझ में आ रही है? ऐसा थोड़ी है कि तुमने बीच से बॉल थ्रो करी और जाके ऊपर गिर जाएगी वो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, राइट। तो पार्टिकल का यही तो प्रिंसिपल होता है, एक पार्टिकल जा रहा है अपने डायरेक्शन में जाएगा और जहां पे जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहीं पे जाके वो प्रोजेक्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, तो लाइट पार्टिकल है, ये बात गलत प्रूव हो गई। अब हमको ये पता है कि वेव फ्रंट्स कैसे बनते हैं, राइट। तो वेव फ्रंट्स क्या क्या करेंगे, इन स्लिट्स से जब लाइट निकलेगी तो ये अगर लाइट वेव है तो कैसे निकलेगी? वेव फ्रंट्स के रूप में निकलेगी। ये बात समझ में आती है? Yes. इधर Sir. से भी निकलेगी। यस सर। अभी अगर निकल रही है तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आके मिलेगी भी, सही है। Yes, sir. यस सर। इसके निकल रहे हैं तो ये ऐसे निकलेंगे, उसके निकल रहे हैं तो उसके भी बड़े होते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगे। जहां पे मिलेंगे अगर वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहां पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वहां पे आपको एक ब्राइट फ्रिंज दिखेगी। ब्राइट फ्रिंज का मतलब वो जगह जो कि ब्राइटर है ना। डार्क फ्रिंज मतलब जहां अंधेरा है, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो इंटरफेरेंस का यूज यहाँ पे हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब ये पूरी कहानी जो मैंने बताई समझ में आई? Yes, sir. यस सर। अच्छा, थोड़ा sir. लॉजिकली समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, व्हाई इट हैड हैपेंड। जो आपकी स्लिट्स थी, अगर वो थोड़ी बड़ी होती, अगर वो थोड़ी बड़ी होती तो लाइट वेव होती, पार्टिकल होती, कुछ भी होती, जो हम बात करते हैं ना कि नॉर्मली होना चाहिए वही होता। वो लाइट केवल वहीं पे जाके प्रोजेक्ट होती, वो लाइट वहीं पे जाके प्रोजेक्ट होती, बाकी पूरे जगह अंधेरा रहता। बात समझ में आई? यस सर। लेकिन हमने जो Yes, sir. छेद बनाए ना, छेद स्लिट्स बनाए, उनकी हमने इतनी कम डिस्टेंस रखी, इतने छोटे बनाए वो। पहली बात तो दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस जो है स्मॉल डी, वो हमने बहुत छोटा रखा। हमने दो स्क्रीन लिए, उनके बीच का एक कैपिटल डी ले लिया डिस्टेंस, इसको हमने रखा मीटर्स में। और ये जो स्मॉल डी है ना बेटा, डिफरेंस बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, इसको हमने लिया एमएम में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। एमएम कितना होता है? इतना सा। Yes, अरे 1 sir. सेंटीमीटर इतना सा Yes, होता है, sir. पता है ना। स्केल देखा होगा कभी 15 सेंटीमीटर का तुम्हारा, है ना। यस Yes, 1 sir. सेंटीमीटर इतना सा होता है, 1 मिलीमीटर तो और भी छोटा होगा, बहुत छोटा। यस सर। और 1 मीटर कितना होता है? बड़ा। बड़ा sir. तो उसके कंपैरिजन में 1 मिलीमीटर कितना छोटा हुआ? बहुत छोटा हुआ। बहुत इतना, हाँ, इतना तुम डिफरेंस रखोगे ना, तब तुम्हें क्या होगा, ये पैटर्न दिखेगा इंटरफेरेंस का। क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है, तुमने डी तो छोटा रखा ही है, तुमने स्लिट का, जो स्लिट है ना S1 S2, उसका तुमने विड्थ और भी छोटा रखा है, इतना छोटा कि वो लाइट की वेवलेंथ के ऑलमोस्ट बराबर हो गया। फिर से बोल रहा हूं, लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसका एक रेंज होता है। Yes, sir. अभी तुम्हें यही नहीं पता होगा क्या होता है, बताओ। विजिबल लाइट का क्या रेंज होता है? विजिबल लाइट का क्या रेंज होता है? गूगल कर लो, याद थोड़ी होगा। 4000 से 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग्स के बीच में, या फिर 380 से 780 के नैनोमीटर्स के बीच में। 4000 से 8000 एमस्ट्रॉन्ग, इस रेंज में होती है विजिबल लाइट। बात समझ में आ रही है? या फिर अगर नैनोमीटर्स में, या मीटर में तो होगा नहीं, नैनोमीटर्स में होगा, 380 से 780 नैनोमीटर के बीच में होती है, अगर आप नैनोमीटर्स में लिखना चाहते हो तो। इतना छोटा होता है ये वेवलेंथ। तो आपने क्या किया, आपने इतना छोटा स्लिट बनाया कि उसकी जो विड्थ थी वो ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, आपके लाइट के वेवलेंथ के बराबर निकली। और ऐसा करने पे लाइट ने आपका वेव फ्रंट्स बनाना चालू कर दिए, वेव फ्रंट बनाना चालू कर दिए, यानी उसने अपना जो नेचर था, वेव नेचर, वो दिखाना चालू कर दिया। दिखा वो पहले भी रही थी, लेकिन वो
हमें पोर्ट्रे ऐसा हो रहा था कि वो पार्टिकल की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि हमारे पास इनफ, हमने इनफ इसलिए बोल रहा हूँ कि हम बड़े बड़े अभी तक बड़े लेवल पे देख रहे थे, पास समझ आ रही है, हम उस छोटे लेवल पे जा ही नहीं पा रहे थे जिस लेवल पे लाइट की वेवलेंथ ऑपरेट करती है। तो यंग भैया हमारे जो थे, यंग सर जो थे, उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया और इतना छोटा डेप्थ उन्होंने विड्थ उन्होंने लिया, इतना छोटा डिस्टेंस पे उन्होंने कंपेयर किया। अच्छा, उन्होंने ये कैपिटल डी था ना, ये भी बड़ा लिया, मीटर्स में लिया। अगर इसको छोटा कर देते, अगर इसको छोटा कर देते तो चांसेस होते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न होते ही नहीं, क्योंकि वेव फ्रंट जब तक मिलेंगे नहीं तब तक इंटरफेरेंस हो पाएगा क्या? नो सर। नो सर। है ना? इंटरफेरेंस होने के लिए उनको डिस्टेंस देनी पड़ेगी ताकि वेव फ्रंट जब आगे जाएं तो उनके पास मिलने का स्कोप तो हो, सुपरपोज होने का स्कोप तो हो, राइट? Yes. तो ये Yes, पूरा गेम sir. था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, कहानी यही थी। अच्छा, इसको आप करके भी देख सकते हो। आप एक कार्डबोर्ड लेना, उसमें एक ऐसे 2 स्लिट्स बना देना, बिल्कुल छोटी, बिल्कुल बहुत जितना छोटा बना सकते हो, बिल्कुल छोटे से छोटा, और एक लेजर लाइट लेना है। फिर एक और काम कर सकते हो, कार्डबोर्ड नहीं ले तो एक स्क्रीन, एक ग्लास लेना, ग्लास समझते हो, कांच, Yes, ठीक है? sir. यस सर। Yes, sir. उसको ब्लैक कर देना पूरा, ब्लैक मार्कर से, या फिर चारकोल होता है, चारकोल से उसको ढक देना, या फिर और क्या कर सकते हो तुम, Black paint. ब्लैक पेंट लगा दो, ब्लैक पेंट लगा सकते हो, मतलब बेसिकली ब्लैक करना है उसको, है ना? ब्लैक कर देना पूरे मिरर को। और उसमें क्या करना, कोई भी पतले सा ऐसी चीज लेके, माचिस की तीली ले लेना, है ना? कोई भी पतली सी चीज लेके 2 लाइन बना देना बिल्कुल पास में। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है क्या, स्मॉल डी, वो मिलीमीटर्स में होना चाहिए, सेंटीमीटर में भी नहीं। पास आ रही है? Yes, sir. Yes, यस sir. है ना? बिल्कुल ऐसे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। कांच लिया, मिरर लिया, उसको तुमने ऐसे चारकोल में या कोई ब्लैक चीज में कवर कर दिया जिससे कि लाइट पास नहीं हो पाए उससे, है ना? और उसके बीच में सॉरी, माचिस से या किसी और चीज से, मतलब बिल्कुल स्लिट्स बना दी ऐसे छोटी सी। फिर लेजर लाइट होती है सबके पास, जिससे तुम खेलते थे बचपन में, है ना? Yes, Yes, उसको मारा, उसको तुमने उस पर क्या किया, प्रोजेक्ट किया, ठीक है? जब तुम ऐसा करोगे और तुम्हारे पीछे वॉल रखोगे या कोई स्क्रीन रखोगे, तुम्हें लिटरली ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने वाले हैं। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये तुम्हें दिखने वाला है, ये पैटर्न। और तुम्हें दिख जाएगा कि ये प्रूव हो गया है कि जो लाइट है वो वेव है, क्योंकि अगर पार्टिकल होती तो लाइट सीधी चली जाती, ऐसे पैटर्न्स नहीं बनाती। बात समझ में आई? yes, sir. yes, sir. यस ठीक सर। है। अच्छा, ये सेम एक्सपेरिमेंट जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर किया गया तो उसने भी सेम रिजल्ट्स दिए। अब ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पे ऐसा किया गया और उसने भी सेम रिजल्ट दिए, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या एक वेव है? अरे इलेक्ट्रॉन तो Yes, पार्टिकल बोलते sir. आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल बोलते आ रहे थे बचपन से। Yes, sir. बहुत ही स्मॉल से स्मॉल में जितना स्मॉल हो सकता है उतना छोटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी क्या एक वेव है? ये बातें चालू हो गई साइंस की उसमें, दुनिया में, Yes. है ना? तो सेम, क्योंकि उसने सेम पैटर्न शो किया जो लाइट करती है ना? तो ये क्वांटम फिजिक्स जो एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड, लेस एक्सप्लोर्ड आई वुड से डोमेन है, उसके दरवाजे खुल गए ना। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। ये आप लोग अगर आगे पढ़ो कभी फिजिक्स, आपको लगे इतनी इंटरेस्टिंग, तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट था ये साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए। अब हमारा काम करते हैं। अभी तक ये मैं समझाने के लिए थोड़ा मैंने टाइम दे दिया बच्चों आज, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए। अब इस पे हम जो भी इसकी मैथ्स है वो करते हैं, जो हमारे एग्जाम में आने वाली है। अब एक बार समझ में आ गया है ना, तो मैथ्स भी समझ लेंगे यार। मैथ्स तो बहुत ईजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं। अब इसमें जो फ्रिंजेस बन रही है ना, दिख रहा है सबको, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे आपको मैक्सिमम दिखा रखा है केवल मैंने, ठीक है, मिनिमम नहीं है। तो मैक्सिमम के साथ मिनिमम भी बनेगी। जहाँ पे अगर ऊपर मैक्सिमम आई है तो उसके नीचे मिनिमम भी आएगी, तो उसको निकालना सीख लेंगे। अभी सीख के आए इंटरफेरेंस, थोड़ी देर पहले सीख के आए ना, डेल्टा फाई निकालना, है ना, मैक्सिमम Yes, इंटेंसिटी निकालना, yes, मिनिमम निकालना, इसको हम सीख लेंगे, ठीक है? तो अभी मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ आगे। अभी मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ये इंटरफेरेंस पैटर्न्स का एनालिसिस है, इसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाली है, ठीक है? पाथ डिफरेंस वगैरह की हेल्प से हम फॉर्मूला निकालना सीखेंगे
ये पोजीशन जो आती है ना फ्रिंजेस की, या ब्राइट फ्रिंज हो गई, डार्क फ्रिंज हो गई, है ना, इसकी पोजीशन कैसे निकालते हैं? सेंट्रल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से, या सेंट्रल मैक्सिमा से। इससे जो सेंटर पॉइंट होता है ना, दोनों स्लिट्स S1 S2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बताई थी मैंने? D बताई थी क्या? DS। Yes, sir. तो ऑब्वियसली इन दोनों का कुछ सेंटर पॉइंट भी होगा, जहां से ये D/2 ऊपर और D/2 नीचे हो जाएगा, Yes, है ना? sir. तो ये जो सेंटर पॉइंट है ना बेटा, यहाँ से निकलने वाली, अगर आप बेसिकली एक इमेजिनरी कोई एक्सिस लेते हो, तो उस पॉइंट पे आपका बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। एकदम ब्राइट फ्रिंज बनती है यहाँ पे, सबसे ब्राइट फ्रिंज बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम इस जगह से देखने वाले हैं कि कितनी कितनी पोजीशन पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी और कौन से नंबर की बनेगी, और कितनी कितनी फ्रिंज पे डार्क फ्रिंज बनेगी, ये सब पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। डन है? Yes, sir. Yes, sir. आज जो पढ़ा वो समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। तो अभी आगे अब कैलकुलेशंस हैं, इनको समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब आगे जो है कैलकुलेशंस, उसमें टाइम जाएगा अच्छा खासा, आधा घंटा चला जाएगा, और अभी आपके पास वो है नहीं, नेक्स्ट क्लास भी है ना, क्योंकि आपकी आज शायद, Yes, sir. ठीक है। Yes. तो आज हमने YDSC की स्टार्टिंग करी है बच्चों, इंटरफेरेंस हमने पढ़ा है, इंटरफेरेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आऊंगा क्या? हाँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अच्छा, डीपीपी कर लेना। डीपीपी अभी तक के जितना भी पार्ट हो चुका है ना, तुमको पता चल गया है कितना हो गया है ना, तुम समझदार हो इतने, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हो पाए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 5-5 भी हो पाते हैं, 10-10 भी हो पाते हैं, तो कर लेना, ठीक है। डीपीपी मैंने शेयर कर दी है, ग्रुप्स पे शेयर कर दी है मैंने डीपीपी। वो वाले चैप्टर की नहीं की वो जो 11th में अभी किया, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, हाँ, वो करेंगे। वो स्ट्रेस वाली स्ट्रेन आपका देना कंप्लीट सर। कंप्लीट नहीं हुआ ना बेटा, अभी अगली क्लास में सर कंप्लीट आपको होगा। आपने बोला था कि जितना मैंने पढ़ा दिया है उतने क्वेश्चंस करके हाँ आना। हाँ, डीपीपी से तो करोगे, वो तुम मॉड्यूल है तुम्हारे पास। सर मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इसलिए डीपीपी भेज दो। ठीक है, मॉड्यूल में भी तो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, और अगर नहीं होते तो बता दिया करो बेटा, ग्रुप में शेयर किया करो। चलो कोई बात नहीं, दोनों काम करना, मॉड्यूल से भी ट्राई करना और डीपीपी में शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आज कर देता हूँ। ओके सर। Okay, sir. ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा बाय बाय। Bye, Thank sir. you, sir. Bye. Thank you. बाय बच्चा।